ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉपिक नंबर 17.4, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स बाय फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। ठीक है, हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स को अब आइडेंटिफाई करना है, और मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने का जो पैटर्न है फॉलो करने जा रहे हैं वो है फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। लाइक फ्रेगमेंट्स के थ्रू हम लोग मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, जब लास्ट लेक्चर में फ्रेगमेंट्स बने थे हमारे पास, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमें शो हो रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जब फ्रेगमेंट सारे ये बने हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स शो हो रहे हैं। ऑल तो इनकी रेशो बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट में हमें ये मिल मिल जाएंगे। तो इसलिए जो है वो हम इनको भी इनकी आज देखते हैं। इन फ्रेगमेंट्स के थ्रू हम लोग मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट हम इस पॉइंट से करते हैं। वही पॉइंट था हमारे पास कि जब भी मॉलिक्यूल एक इंटर होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, तो उसको बम्बार्ड किया जाता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आपने जो मॉलिक्यूल है उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में रखा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मास स्पेक्ट्रोमीटर की एक जा रही है ट्यूब, यहाँ पे आपने सारा का सारा अपना सैंपल रख दिया। अब इस पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करके इसको ब्रेक किया जाता है, और जब भी ब्रेक हो जाता है तो ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो ये सेपरेट आउट हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स कॉज आयोनाइजेशन। इन इलेक्ट्रॉन्स में आयोनाइजेशन होती है, मीन्स के यहाँ से वो मॉलिक्यूल ब्रेक होता है एम पॉजिटिव में, और साथ एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। आयोनाइजेशन हो जाती है, साथ ही साथ फ्रेगमेंटेशन भी होती है। वो जो हमारे पास एक आयन की फॉर्मेशन हुई थी, अब ये आयन हमारे पास बहुत ही अनस्टेबल स्पीशी थी, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड, इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। हमारे पास बहुत से फ्रेगमेंट्स डिफरेंट पीक्स में मिल जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फ्रेगमेंट आइन, यहाँ से स्टेबल फ्रेगमेंट आइन की फॉर्मेशन होती है। दीज गिव डिफरेंट पीक्स इन द मैस स्पेक्ट्रम। हमें मैस स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट पीक्स शो हो रही होती हैं सबकी सब, ये हमें एक्चुअली फ्रेगमेंट पीक्स शो हो रही होती हैं। द पैटर्न ऑफ दीज फ्रेगमेंट पीक्स इज कॉल्ड एज द फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। हाँ, ये जो हमारे पास एक पैटर्न शो हो रहा है आपको इन सब फ्रेगमेंट्स का, 26 पे मिल रहा है, 27, 28 और 9, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 57, ये आपको जितने भी नजर आ रहे हैं ये सब के सब आपके पास क्या है, ये जितने ही आपके पास फ्रेगमेंटेड पीक्स के पैटर्न्स आपको शो हो रहे हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज दी फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स, इनको हम कहते होते हैं। एंड इट हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इसके थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इथेन की, तो इथेन का क्या स्ट्रक्चर है हम इनके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हमें 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 ये कैसे हेल्प आउट करेंगी आइडेंटिफिकेशन में। हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस हो रही है, और वो एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एन पेंटेन को। अच्छा, हम डिस्कस करेंगे अब आज एग्जांपल को एन पेंटीन, और एन पेंटीन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12। अब देखो हमारे पास हम लोग स्टडी करें एक मास स्पेक्ट्रम एन पेंटीन का। सबसे पहले स्पेक्ट्रम पे आ जाते हैं, इसको बहुत और स्पेक्ट्रम को देखते हैं एक दफ़ा, और फिर हमारे पास बहुत से पॉइंट्स आ जाएंगे। देखो अब स्पेक्ट्रम में ज़रा, स्पेक्ट्रम में हमारे पास आप मुझे बताओ वजीहा कि आपको मॉलिक्यूलर आइन पीक कहाँ पे शो हो रही है। मैम 72 पर। 72 पे, गुड। 72 पे हमें मॉलिक्यूलर आइन पीक यहाँ पे शो हो रही है, गुड। और इसके बाद हमारे पास बेस आइन पीक कहाँ पर है। मैम 100 पर, जहाँ पर वो सबसे हाईएस्ट पीक पर है। 100, हाँ। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। 43। 43, गुड। आप इस तरह कह सकते हो। अब आपने कहा 100 पे, तो मैं ये देख रही थी 100 कहाँ पर है। आपने कहना है कि मॉलिक्यूलर मास 43 पे हमें बेस आइन पीक शो हो रही है, जिसकी 100% इंटेंसिटी होती है। ठीक है, इसके लिए मस्ट है कि इसकी इंटेंसिटी 100% हो। तो अगर आप 100 टर्म यूज करो ना, बोल रहे हो, तो आपने कहना 100% इंटेंसिटी होनी चाहिए उसकी। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताओ कि ये 43 पे आपको जो बेस आइन पीक है इसकी सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको क्यों हाइट शो हो रही है। क्योंकि मैम यहाँ पर आपने कल भी बताया था कि हमारा रूल होता है कि वो हमेशा 100% इंटेंसिटी देता है। हाँ, 100% डेंसिटी देते हैं। और जब हमारे पास मेन इसका पॉइंट ये होता है कि जब हमारे पास ये मॉलिक्यूलर आईएनपी अनस्टेबल स्पीशी होती है, जैसे ये ब्रेक होती है फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, तो हमारे पास एक
लाइक बहुत जल्दी एक फ्रेगमेंट बन जाता है, बहुत फास्टली एक फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है, और उसकी पीक बहुत हाइट हम पे हमें शो हो रही है, ठीक है, 43। यानी कि ये जो फ्रेगमेंट बन रहा है ये बहुत ही स्टेबल फ्रेगमेंट है। C3H7 की जो फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है ना, H7 पॉजिटिव की, ये बहुत ही स्टेबल फ्रेगमेंट बन रहा था, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत हाई थी, इसके पास बहुत एनर्जी होगी, इसीलिए फौरन जो है ना ये हमारे पास एक तो बहुत फास्ट ही सबसे पहले जो हमारे पास फ्रेगमेंट बना वो यही बना है, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत हाई एनर्जी पे जाके 43 पे पे हमें जो ये पीक मिल गई है, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए हमें यहाँ पे टॉप 43 पे शो हो रही है। इसके बाद देखो ये सारे के सारे आपके पास आ गए फ्रेगमेंटेड पीक्स। अब आप मुझे बताओ इनमें आइसोटॉपिक पीक कौन सी है? मैम 71 एंड 73। सिर्फ 73 होगी। 73 होगी, यस 73 होगी आपके पास, देखो क्योंकि 71 है यार टॉपिक, यहाँ 72 पे कार्बन का जो आइसोटोप यूज हो रहा है वो 12 यूज हो रहा है, तो कार्बन C11 तो कोई आइसोटोप नहीं होता ना। सो ये कुछ और शो करे, आपको मैं बताती हूँ बाद में। ये M+1 से जो होता है ना, ये आपके पास है आइसोटोपिक पीक, और ये आपको C13 पे शो हो रही है, ठीक है। इसमें 72 में आपने 1 की एडिशन कर लिया है, तो आपके पास जो है वो 73 आ गया। और 72 क्या है? 72 आपके पास जो है वो हम क्या किसको डिस्कस करें, हम पेंटीन को डिस्कस करें। इसका फॉर्मूला होता है C5H12, और ये C5H12 का मोलर मास है 12 × 5 प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 + 12, आंसर आ जाएगा हमारे पास 72। अब यहाँ पे हम लोगों ने 12 यूज करे, मतलब कार्बन 12 की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम कार्बन 13 की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे 13 आ जाएगा हमारे पास, तो इस तरह आंसर 73 आपके पास आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखो, वैसे अगर आप इस तरह करो ना, मतलब लाइक आपने ये काम करें कि हम लोग ठीक है कार्बन 13 की बात करें, तो मैं क्या ऐसे करती हूँ कि मैं 13 को 5 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ 12 को, तो मेरा आंसर बिल्कुल चेंज आएगा। आपने ऐसे नहीं करना। अगर कार्बन 12 से कार्बन 13 पे मूव किया तो हम लोगों ने इसमें जस्ट 1 की एडिशन कर देनी है, यहाँ पे कैलकुलेशन जो हमें 13 नहीं करना होता। ये बहुत दफ़ा बहुत से बच्चे भी मिस्टेक करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या स्टडी करना था? यस, ये आपने सब कुछ देख लिया, अब इस पे आ जाओ। सबसे पहले आपको बताया गया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास, ये आपको समझ आ गई होगी। सो द मॉलिक्यूलर आयन पीक अपीयर्स एट 72। आपके पास मास टू साइज रेशो जो आ रही है वो 72 आ रही है, ठीक है। उसके बाद दिस इज शोन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये आपको स्पेक्ट्रम के बिल्कुल राइट साइड पे शो हो रही है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रेगमेंट्स क्यों बन रहे हैं, फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन क्यों हो रही है। ये आपके पास एक एक्यूरेट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स हिट द एन पेंटीन, सम ऑफ द कार्बन कार्बन और द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक। देखो आपके पास हम लोग बात करें यहाँ पे एन पेंटीन की ना, एन पेंटीन में हमारे पास टोटल 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और इस सब के साथ यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे हमारे पास CH2 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH2 होगा, और यहाँ पे हमारे पास CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन क्यों होती है? क्योंकि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास पूरा एन पेंटीन है, जब इसको इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो इसकी ब्रेकेज होगी, ठीक है। एक तो पहले इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाता है ना, आइंस की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे जस्ट आइन की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, अंदर से ब्रेकेज नहीं होती, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आइन पीक। उसके बाद जब ये फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होगा तब हमारे पास इनमें से किसी न किसी पोजीशन के ऊपर किसी न किसी पॉइंट पे बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब या तो कार्बन कार्बन के मिड का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, या कार्बन हाइड्रोजन के मिड का बॉन्ड ब्रेक हो, मतलब किसी भी पोजीशन के ऊपर कोई ना कोई बॉन्ड जरूर ब्रेक होगा। द फ्रेगमेंट्स दैट फॉर्म, रिजल्ट में हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ आइन। वो फ्रेगमेंट्स हमारे पास बहुत स्टेबल होंगे, और वो जो फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होगी वो स्टेबिलिटी की बेस पे हो रही होगी। जितना हाई इस पे फ्रेगमेंट जाके बन रहा है उसकी इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, जिसका जितनी हाई पीक होगी। टाइप ऑफ द कार्बन चेन, कार्बन चेन के टाइप भी डिपेंड करता है, आइदर ये एन है, ब्रांच्ड है, आइसो है, नियो है, क्या उस पर डिपेंड करता है। पोजीशन ऑफ द क्लेवेज, किस पोजीशन पे हम लोग क्लेवेज करें उस पर डिपेंड करता है। मोर स्टेबल आइंस अपीयर एज द टॉलेस्ट पीक्स इन द स्पेक्ट्रम, सबसे जो टॉल पीक आपको शो हो रही होती है वो मोर स्टेबल होती है, ठीक है। और उसी को हम लोग जो है वो बेस पीक कहते होते हैं। इन द बेस पीक की बात हो रही है, बेस पीक जो है वो हमारे मैथ स्पेक्ट्रम में हमें 43 पे शो हो रही है इस पोजीशन के ऊपर। 43, यस, दिस कॉरेस्पॉन्ड टू द प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे देखो C3H7 है ना, और जब C3 की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास लाइक C3
प्रोपाइल हो जाएगा। C3 वैसे प्रोपेन होता है, तो जब हम उसमें हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो प्रोपाइल बन जाता है हमारे पास। ठीक है, वैसे C3H8 होता है प्रोपेन, लेकिन C3H7 जो होगा वो प्रोपाइल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ प्रोपाइल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। वाई द 43 बिकम्स द टॉलेस्ट पीक? बिकॉज C3H7 पॉजिटिव लाइक प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, सॉरी नॉट कार्बोकेटाइन, सिर्फ कैटाइन जो है ये बहुत ही स्टेबल होता है। इट इज फॉर्म इन अ हाई अबंडेंस ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन। सबसे ज्यादा अबंडेंस में, सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे पास जिसकी फॉर्मेशन हो रही है वो इसी की फॉर्मेशन होती है हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद देयरफॉर इट बिकम्स द 100% इंटेंसिटी पीक। इसीलिए हमारे पास जो है ये 100% इंटेंसिटी पे इसकी फॉर्मेशन हुई है। हमारे पास ये जो 43 वाला प्रोपाइलस की बात हो रही है कि ये जो कि बहुत अबंडेंट अमाउंट में था, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी जो है वो 100% है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट पीक्स एंड द एंड पेंटिन। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोगों ने अपने माइंड में रखना है, याद करना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हमारे पास बन रही हैं एंड पेंटिन में। ठीक है, यहाँ तक कोई पॉइंट है आपका वजीह जो क्लियर ना हुआ हो? मैम C3H7 को ही हमने क्यों कहा कि ये स्टेबल है? कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर इसमें? स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है, एक मिनट में चेक करूँ, मेरा वॉल्यूम शायद कम है। स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे। जब हमारे पास इसकी ब्रेकेज होती है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, तो बस उस टाइम पे ये सबसे जल्दी बन गया था। मतलब ये चीज टोटली इस पे हमने देखी देखी गई है कि जब इसका हम लोग उसमें रखते हैं ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इसको हम रखते हैं, तो उस टाइम हम ये देखते हैं कि कौन सा सबसे जल्दी उसकी फॉर्मेशन होती है। तो अब इसकी C3H7 की सबसे जल्दी फॉर्मेशन, लाइक सबसे जल्दी ये जा इसने अपनी पीक शो की है। तो इसकी फिर हम कहते हैं कि इसकी सबसे जल्दी पीक क्यों बनी थी, तो फिर हमने तब इसकी रीजन हम बताते हैं कि एक तो ये बहुत ही हाई, अब इसकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि इस पूरे क्या कहते हैं उसको, पूरा जो एन पेंटेन है इसमें सबसे ज़्यादा जो लाइक किसकी फॉर्मेशन हो सकती थी तो वो C3H7 की हो सकती थी। और इसकी रीज़न क्या थी कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, लाइक C3H पॉजिटिव बहुत ही स्टेबल फॉर्म थी यहाँ पे। देखो जिस कंडीशन में, जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें डिफर करी होती हैं। अब ज़रूरी नहीं हर जगह पे C3H7 पॉजिटिव ही बने, ये बस हम इसकी रीज़न पे नहीं जाते कि C3H7 क्यों इतना स्टेबल है। हम ये देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने इसको स्पेक्ट्रोमीटर में रख के इसका जब हम इसका एनालिसिस कर रहे थे, तो जो हमारे पास ग्राफ बन के आया था, उस ग्राफ में जो फर्स्ट पीक बनी थी वो बनी थी हमारे पास C3H7 पॉजिटिव की। प्रोपाइल केटाइन की पीक सबसे पहले सबसे टॉप पे आई थी। फिर उसकी रीजन देखी गई कि ये क्यों सबसे पहले बनी है, क्योंकि इसकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा थी, ये हाईली अबंडेंट फॉर्म में था इसकी फ्रेगमेंट, लाइक जब फ्रेगमेंट्स बने थे तो सबसे ज़्यादा जो फ्रेगमेंट्स बने थे वो किसके बने थे, प्रोपाइल केटाइन के बने थे। और इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये सबसे टॉप पे जाती है, सबसे टॉल पीक इसकी होती है, और ये बहुत स्टेबल फॉर्म में। ठीक है, एक्चुअली जो फ्रेगमेंट्स बने थे ना जब, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रेगमेंट्स की जो रेशो थी वो हमारे पास C3H7 की थी। मतलब आपके पास ये जो देखो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बने हैं, इन सब में भी ये जो आपको दिखा रहे हैं ना C3H7 पॉजिटिव की सबसे टॉल इसकी जो पीक है, ये आपको बता रही है कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेशन पीक फ्रेगमेंट्स की हुई है इसमें, वो C3H7 पॉजिटिव की हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो पीक, इसकी जो लाइक हाइट है वो बहुत ही टॉल है। फिर भी मैं एक दफ़ा चेक करूंगी लेक्चर के बाद कि C3H7 पॉजिटिव जो है ये हमारे पास क्यों बहुत स्टेबल होता है। मतलब मैं इसको एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन भी चेक कर लूंगी, आपको बता दूंगी, लेकिन फिलहाल जितना मुझे आइडिया वो यही है कि हम लोग इसको इस सिनेरियो से पढ़े होते हैं कि C3H7 पॉजिटिव जब सबसे पहले हमें शो हुआ तो हमने कहा कि अच्छा सबसे ज़्यादा मतलब फ्रेगमेंट इसके बने हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है फिर उसकी उसके हम आगे फर्दर रीजन पड़े होते हैं कि क्योंकि ये हमारे पास बहुत अबंडेंस में और इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, बहुत ही स्टेबल फॉर्म है, इसीलिए C3H7 बहुत ज़्यादा बने हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। अच्छा इसके बाद आगे देखो कि हाँ इंपॉर्टेंट पीक्स, फ्रेगमेंट पीक्स इन द एन पेंटीन। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स बन रही हैं एन पेंटीन में।
फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, हम लोग 15 से शुरू करेंगे यहाँ पे बिल्कुल। 15 पे जो पीक बन रही है वो कौन सी बन रही है हमारे पास, मिथाइल के टाइम की। अब मिथाइल के टाइम की जो पीक्स बन रही हैं वो सबसे कम रेशियो है उसकी, ठीक है, सबसे कम अमाउंट में जो है वो हमारे पास जो बन रही है वो मिथाइल के टाइम की बन रही है। आपको ये जो इसकी लेंथ होती है ना, ये बताती है कि उसकी कितनी अबंडेंट अमाउंट में या कितनी लो अमाउंट में वो केटाइन फॉर्म हो रहा है या वो फ्रेगमेंट फॉर्म हो रहा है। ये 15 पे आना, 27 पे, 28 पे, इनका ये सिर्फ आपको ये बता रही, 15 आपको ये बता रहा होता है कि वो जो जो आपके पास यहाँ पे फ्रेगमेंट बन रहा है ना बहुत कम अमाउंट में, उसका मोलिकुलर मास 15 है आपके पास, ठीक है। तो फिर हम चेक करते हैं 15 किसका है, तो हम कहते हैं C3H पॉजिटिव का है, मिथाइल का है। अच्छा, मिथाइल बहुत कम अमाउंट में बना था। सो फॉर्म बाय द क्लीवेज प्रोड्यूसिंग अ वेरी स्टेबल मिथाइलाइन, आपके पास ये बनता है 15 पे। उसके बाद आपके पास जो है वो सब, उसके बाद हम कहते हैं कि 27 पे बन रहा है, 26 पे 27 पे बन रहा है। 27 पे आपके पास क्या चीज़ बन रही है, इस पे आपके पास बन रहा है इथाइल केटाइन, ठीक है। इन सबको याद करने की जरूरत भी नहीं है, जो थोड़ी टॉप टॉप पे आ रही है ना, इसको 27 को देख लो, 29 को, 41, 42, 57, बस इनको देखना है, ये बहुत ही स्मॉल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 27 पे देखो आपके पास यहाँ पे बन रहा है C2H3 पॉजिटिव, यानी कि इथाइल बन रहा है। उसके बाद जो है वो ये एक स्मॉल एल्काइल फ्रेगमेंट यहाँ पे बना। उसके बाद हमारे पास 29 पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक इथाइल केटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। इसमें क्या है, फॉर्म बाय द ब्रेकिंग द कार्बन चेन इनटू इथाइल प्लस प्रोपाइल, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, 29 पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं C2H5 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इथाइल की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद मतलब आपको ये पॉइंट बता रहे हैं कि जब हमारे पास ना यहाँ पे ये एन पेंटीन है 5 कार्बन वाला, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। जब यहाँ पे इसकी ब्रेकेज हुई थी और ये ब्रेक होके कन्वर्ट हो गया किसमें, ये ब्रेक कन्वर्ट हो गया C2H5 पॉजिटिव में। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ एक और बनी थी, प्रोपाइल C3H7, सॉरी H7 ही, वो H8 और ये डॉट, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे होता क्या है कि एक आपके पास केटाइन बनता होता है, दूसरा आपके पास बनता होता है रेडिकल। हम लोग रेडिकल को इग्नोर कर देते हैं, इसको हम स्टडी नहीं करते। मैं आगे जाके मैं पॉइंट बताऊंगी भी सही, कि रेडिकल को इग्नोर कर दिया जाता है, उसको स्टडी नहीं किया जाता। दो, इसीलिए हमारे पास जो है वो एक वो बता रहे हैं कि एक इथाइल बन रहा है, दूसरा प्रोपाइल बन रहा है। इसके बाद हमारे पास जब हम 41 पे आ जाते हैं तो 41 पे हमारे पास क्या हो रहा है, अब 41 पे हमारे पास C3H5 पॉजिटिव बन रहा है। अनदर स्टेबल प्रोपाइल फ्रेगमेंट फॉर्म बाय लॉस ऑफ टू हाइड्रोजन्स। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोपाइल कैटाइन की फॉर्मेशन हो रही थी, और साथ अब देखो 3 कार्बन इसने कवर कर लिए, 2 कार्बन वाला पीछे एक इथाइल बना होगा, लेकिन अब इथाइल हमारे पास रेडिकल होगा और ये प्रोपाइल हमारे पास जो है ये कैटाइन होगा। मैंने आपको बताया इथा जो रेडिकल होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको हम स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ कैटाइन को स्टडी करे होते हैं। ये कैटाइन नहीं, ये कार्बोकैटाइन्स होते हैं, कार्बोकैटाइन्स को हम लोग स्टडी करे होते हैं सिर्फ, और हम लोग रेडिकल्स को इग्नोर कर देते हैं। अब ये जो आपको बता रहे हैं ना 41 पे यहाँ पे C3H5 पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि आपके पास यहाँ पे प्रोपाइल फ्रेगमेंट बन रहा है। तो ये आपके पास एक कार्बोकेटाइन है, इसके साथ डेफिनेटली जब ये देखो ब्रेक हुआ था तो ये एक 3 वाला बना और एक 2 वाला भी तो बनेगा ना, तभी तो 5 पूरे होंगे। लेकिन वो 2 वाला रेडिकल था, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। फिर आप आ जाते हैं 42 पे। 42 पे देखो C3H6 पॉजिटिव बन रहा है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आगे आपके पास आता है यहाँ पे 42 पे 43 पे आ जाएगा, ये तो बेसलाइन पीक हो जाएगी, इसमें C3H7 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। ये सबसे टॉलेस्ट पीक हमें शो हो रही है, सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में ये प्रेजेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे आपके पास शो है 55 पे आपको C4H7 पॉजिटिव यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास हो रहा है ब्यूटाइल, एक रेडिकल होगा आपके पास। एग्जैक्टली ब्यूटाइल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे H7 आ रहा है, H7 नहीं आना चाहिए वैसे तो, C4 हमारे पास H10 होता है ना, ब्यूटेन। और उसके बाद हम कहते हैं कि अगर वो C4H9 हो जाए तो वो हमारे पास बन जाएगा ब्यूटाइल, ठीक है। अब ये एल्काइल रेडिकल है, जस्ट लाइक इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ब्यूटाइल की तरह ही होंगी या ब्यूटेन की तरह इसकी प्रॉपर्टीज होंगी कुछ। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 55 के ऊपर ये बन गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो C4H9 पॉजिटिव बना 57 के ऊपर हमारे पास। और ये एक आपके पास बन गया ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। फिर आ जाता है 72 पे। 72 पे अगर आप देखो तो आपको ये शो हो रहा है कि 72 पे आपके पास मॉलिक्यूलर लाइन पीक है, और इसमें आपके पास बन रहा है
हम क्या कह सकते हैं, हाँ, C5H12 पॉजिटिव बन रहा है। वैसे हमारे पास क्या होता है, C5H12 ही होता है वैसे, हाँ ये तो आपके पास मॉलिक्यूलर पीक बन गया। उसके बाद देखो ये नेक्स्ट वाला, ये आपके पास यहाँ पे C13 कार्बोकेटाइन यूज हो रहा है, सॉरी C13 आपके पास आइसोटोप यूज हो रहा है, तो ये आइसोटोपिक पीक आ चुकी है आपके पास, आइसोटोपिक पीक। और ये जो पीछे वाली है ना, ये जो M-1 शुगर, ये कुछ भी ऐसा नहीं है, ये आपको सिर्फ बता रहा है कि ये जो आपके पास मोलिकुलर आइन पीक है 72 पे, उससे सिर्फ एक लेस इसका नंबर है ना, तो इसीलिए ये बता रहा है कि 71 पे हमारे पास M-1 है। मतलब आपके पास जो मोलिकुलर आइन पीक है उससे जस्ट वन लेस देन वन इसका मोलिकुलर मास है, ठीक है। सो ये सारी की सारी पीक्स आपने देख ली। इंपॉर्टेंट पीक्स मैं आपको बताती हूँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपसे एस्ट्रो पीक पे आ सकता है, मोलिकुलर आइन पीक के बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेस पीक पे बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा बस इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले। सो ये सब पीक्स आ जाती हैं हमारे पास। दिस पीक इज यूजुअली स्मॉलर देन द बेस पीक बिकॉज एन पेंटेन्स मोलिकुलर आइन इज अनस्टेबल इन द फ्रेगमेंट्स क्विकली। सो ये बात करें मोलिकुलर आइन पीक की, ये थोड़ी सी स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू द बेस पीक, क्योंकि बेस पीक की तो डेफिनेटली इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए वो बहुत टॉल होती है। और ये फिर बाद में ये अनस्टेबल फॉर्म है, ये फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होके ये सारे के सारे आपको फ्रेगमेंट्स पे शो हो रहे हैं। तो सिंपल आपने ये देखा कि कहाँ कहाँ पे आपको कौन कौन से फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखो, ये कुछ इसके समराइज्ड पॉइंट्स हैं कि एन पेंटेन का आपने ये कुछ पॉइंट्स आपने जरूर याद रखने हैं फिंगर टिप्स पे, कि इसका जो मोलिकुलर आइन भी है वो 72 पे बन रही है, बेस पीक इसकी 43 पे बन रही है। फ्रेगमेंट पीक्स अपीयर ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर आइंस, ये जब मॉलिक्यूल आइंस में ब्रेक होगा तो फ्रेगमेंट्स आपको शो होंगे। दीज फ्रेगमेंट्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यस। अब देखो जितने आपके पास फ्रेगमेंट्स बने हैं, अब फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेगमेंट मैं यहाँ पे देखती हूँ 39 पे फ्रेगमेंट बन रहा है, ठीक है। अब इस 39 पे जो फ्रेगमेंट बन रहा है C3H3 पॉजिटिव, अच्छा ये देखो, हमें ना जो मास स्पेक्ट्रोमीटर ना ये चीज़ शो नहीं करता, वो सिर्फ पीक्स बताता है। और हम पीक्स को देख लेते हैं, अच्छा ये पीक 39 पे बनी है, ये तो आपकी अभी उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने बता दिया ना 39 पे। अब 39 पे हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो अगर आप देखो, लाइक 1 2 3 कार्बन्स हों, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, बाकी बॉन्ड जिसके जो लॉस हो चुके हैं ना कहीं किसी न किसी इसके अंदर रिएक्शन में लॉस हो गया है। तो अब हमें एक स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया ना 39 को देखते हुए। अब देखो इसमें 3 कार्बन्स हैं, 12 थ्रीज आर हम कर लेंगे, प्लस हम आ जाएंगे यहाँ पे 3, ठीक है। सो 36 प्लस 33, सो 39 हो जाएगा। अब 39 जब हमें पता चला पी का ये 39 पे, तो इसके थ्रू हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देख लिया। तो सिंपल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स, ये जो फ्रेगमेंट पीक्स होती है हमें हेल्प करती हैं टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। हम उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सिंपल सी, बस इसमें आपको यही बताया गया, ठीक है। उसके बाद दीज फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स इज यूनिक ईच मॉलिक्यूल लाइक अ फिंगरप्रिंट। हाँ, दूसरी बात ये भी, कभी भी एक का फ्रेगमेंट दूसरे के फ्रेगमेंट से सिमिलर नहीं होंगे, सबके फ्रेगमेंट्स टोटली डिफरेंट होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट भी आ रहा होगा लेकिन डिफरेंट जरूर होंगे। अब देखो आपने देखा होगा कुछ आपके पास ना C4H9 पॉजिटिव एक था, और एक आपके पास जो है वो C4H7 भी था। मतलब दोनों देखो ब्यूटेन वाली प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन दोनों के फ्रेगमेंट्स टोटली डिफरेंट है, इसकी हाइड्रोजन की बेसिस पर डिफरेंट हो चुके हैं, इन दोनों की मॉलिक्यूलर मासेस डिफरेंट होंगे। तो यहाँ तक हमने इनके फ्रेगमेंट्स देख लिए, अब हमने इनके रिएक्शंस देखते हैं। अब सिंपल सी, इसमें कुछ नहीं है, वो चीज़ आप पहले स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आपको सिर्फ रिएक्शंस में दिखा रहा है कि रिएक्शन यहाँ पे कैसे हो रहे हैं। आपको यहाँ तक कोई पॉइंट है ऐसा वजीहा जो क्लियर नहीं हुआ? नो मैम, सब क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट को हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो है वो इन इन रिएक्शन हमें क्या समझ आ रही है, ये रिएक्शन हमें क्या बता रहे हैं। अच्छा, अब इस इनमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी एन पेंटेन है हमारे पास जो कि C5H12 है, जब C5H12 पे बम्बार्डमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो मॉलिक्यूलर पीक बनाता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप आपको वही शो कर है कि ये आपके पास एक एन पेंटेन है, ठीक है। और इसमें देखो टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। अब इस पे इलेक्ट्रॉन्स की ये एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की गई, और रिजल्ट में क्या हुआ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ से लॉस हो गए हैं, लेकिन इसका मोलिकुलर मास में कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये देखो, अब आपको ये 2 क्यों शो हो रहा है
कि जब इसने इसके ऊपर अटैक किया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हुआ और एक ये इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर आपको टू शो हो रहे हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस सिर्फ यहाँ से वन लॉस हुआ है। तो इसका जब हम मैथ देखते हैं 72 होता है, और मैथ ओवर चार्ज होता है ना, तो 72 ओवर पॉजिटिव 1 ही होगा, तो वो आंसर 72 ही आता है। इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 72 आ रहा है, मास साइज 72 आ रही है। अच्छा, अब ये बन गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर आइन पीक की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर आइन पीक होता है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल स्पीशी होती है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अनस्टेबल स्पीशी होती है। तो ये फ्रेगमेंट्स में फौरन कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो इसके फ्रेगमेंट्स कैसे बन रहे हैं, एक ये यहाँ पे बना रहा है, एक ये यहाँ पे कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जो है पोजिशन पे ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल है ना वो डिफरेंट पोजीशन से ब्रेक होगा। कार्बन कार्बन के बेड में ब्रेकेज हो सकती है, और कार्बन हाइड्रोजन के बेड में भी ब्रेकेज पॉसिबल है। एक पॉइंट। दूसरा, जब भी हमारे पास ये ब्रेक होगा, सो ये हमारे पास ब्रेक होगा और ब्रेक होके हमें देगा इन द रिजल्ट ऑफ ब्रेकेज, ब्रेकेज के रिजल्ट में हमें एक मिलेगा कार्बोकेटाइन, ठीक है, और दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। उसको हम कहते होते हैं कि न्यूट्रल रेडिकल हमें मिलेगा। फर्दर हमने जो जितनी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग कार्बोकेटाइन के थ्रू लेंगे। कार्बोकेटाइन जो है ये हमें उस फ्रेगमेंट को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिटेक्टेड फ्रेगमेंट होता है। और उसके बाद जो न्यूट्रल रेडिकल होता है, न्यूट्रल रेडिकल जो होता है इसको हम लोग ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, नॉट डिटेक्टेड, सो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इसको स्टडी करने का कोई फायदा नहीं होता, इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती होती, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहां तक हो गया हमारे पास। इसके बाद अब देखो जरा कि हमारे पास फर्स्ट जो फ्रेगमेंट बन रहा है वो हम देखते हैं यहाँ पे इसको। अच्छा, यही वाला आपको 72 वाला यही आपको शो किया जा रहा है यहाँ पे, और इसमें आपको ये बता रहा है, एक मिनट, क्या हुआ। अच्छा, ये जब यहाँ से ब्रेकेज इसकी होगी तो हमें आपको ये बता रहे हैं ना यहाँ पे कि यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन 5 हैं। सिर्फ आपको शो किया जा रहा है कि अब ये जो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 में से जो ब्रेकेज हो रही है वो 2 और 3 के मिड में हो रही है। वो किसी भी पोजीशन की ब्रेकेज हो सकती है, पॉसिबिलिटी कहीं पे भी हो सकती है, 1 के मिड में हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, 3 4 5 के। यहाँ आपको शो करे कि ब्रेकेज जो है वो 2 और 3 के मिड में हो रही है, यहाँ शो करे ब्रेकेज जो है ये 1 और 2 के मिड में हो रही है, ठीक है। जब अब ये ब्रेक हो जाएंगे, तो ब्रेक होने के बाद देखो क्या बना, ये आपके पास बन गया एक रेडिकल, और दूसरा आपके पास क्या बन गया, ये बन गया कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये हमें डिटेक्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है। ये उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने में हमें हेल्प आउट नहीं कर रहा होता। अच्छा, उसके बाद देखो, अब हम इसको देखते हैं कि इसका अगर आप काउंट करो, इसमें 2 कार्बन हैं तो 12 to the 24 हो जाएगा, +5 हाइड्रोजन, 24 + 5 29, इसका मास ओवर चार्ज वाला इसका रेशियो इसकी ये आ जाएगी, ठीक है, 29। ये एक रेडिकल बना, एक कार्बोकेटाइन बन गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखो जरा, इसी से एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी बनती थी। देखो जहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बनी है कि ये वाला कार्बन हमारे पास साइड पे हो गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया, और ये हमारे पास सारा का सारा क्या बन गया था, रेडिकल। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है कि 3 कार्बन वाला हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाए, और 2 कार्बन वाला हमारे पास जो है वो रेडिकल बन जाए। और जब इस तरह होगा तो हमारे पास एक जो फ्रेगमेंट बनेगा उसकी आ जाएगी 43। देखो हमारे पास ना बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स हमें शो होते हैं उस स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो हम लोग से अपने अपने जो मर्जी के लाइक अपने जो इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको से सॉरी पीक्स को हम स्टडी करे होते हैं। जैसे एक बेस पीक होगी हमारे पास, मोनिक्राइन पीक होगी, आइसोट्रोपिक पीक्स होगी हमारे पास, इनको हम लोग देख रहे होते हैं। अब कितनी पीक्स बन रही होती हैं। इसी तरह से अब अगर फॉर एग्जाम्पल कार्बन नंबर 1 और 2 के मिड में ब्रेकेज होती है, तो रिजल्ट में हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 4 कार्बन 1 2 3 4 वाला ये अपना कार्बोकेटाइन बना दे और 1 वाले को रेडिकल बना दे, तो 57 आंसर आ जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 वाला कार्बोकेटाइन बन जाए और 4 वाले जो ना ये बन जाए रेडिकल्स, फिर हम उसको फर्दर आगे इसको हम आगे लेके चल नहीं सकते। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे, मैं आपको ये पॉइंट आई होप सो समझ आ गई होगा। एक और पॉइंट ये बता रही हूँ कि अब देखो जैसे ये बना ना कार्बोकेटाइन, फर्दर हम इसको आगे और इसकी फॉर्म्स बना सकते हैं, लेकिन इसकी फॉर्म्स लाइक इसको फर्दर हम इसको स्टडी नहीं कर सकते। अगर आपने कोई एनालिसिस करना है, कोई टेस्टिंग वगैरह करनी है लैब में, तो आप इसको आगे लेके चल सकते हैं, इससे आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इस रेडिकल से, ठीक है। कि ये समझो यहाँ पे आके स्टॉप हो चुके हैं यहाँ पे काम, लेकिन इसमें आप फर्दर आगे जा सकते हैं। तो इस सिंपल से आपको ये कुछ इन्होंने दिखाए हुए थे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स।
इसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक रेडिकल का और एक कार्बोकेटाइन का बताया हुआ है, इनको आपने बस माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ तक मुझे बताओ कि कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया। मैम मतलब जो मॉलिक्यूलर आइन पीक पे जो मॉलिक्यूल होता है उसी की वजह से फ्रेगमेंटेशन पीक्स बनती हैं। जो मॉलिक्यूलर आइन पीक होती है ना, मतलब जो जब एक उसकी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट हुई एक एन पेंटेन पे, और वो हमारे पास एक आइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूलर आइन बन गया हमारे पास। अब वो जो मॉलिक्यूलर आइन बने ना, वो अनस्टेबल स्पीशी है, तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है ना, लेकिन इसकी जो ये वाली फॉर्म बनी 29 पे, ये एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म है। 43 पे जो बनी ये एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म है, 57 पे जो बनी ये एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके मैम, एंड ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो सिर्फ एक पॉइंट पर से ब्रेकेज हो रही थी लेकिन 2 पॉइंट पे से हो जाए या कोई 3 पॉइंट से हो मतलब कि जैसे हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आपके पास हो रही है 2 और 3 में। आपकी चाह रही है कि इसी एक स्ट्रक्चर में हम ये शो करवा दें कि 2 और 3 में भी हो रही है, और हमारे पास 4 और 5 में भी हो रही है, यही बात कर रही हूँ ना। जाए। हाँ, तो हो सकती है, आपको सिर्फ आपकी चीज के लिए इन्होंने इस तरह बताया, वरना एक ही मॉलिक्यूल है जो ब्रेक होगा। और ये तो सिर्फ आप बच्चों के किसानी के लिए शो किया गया है इस तरह ना। अब यही मॉलिक्यूल जो है ये 1 और 2 के मिड में ब्रेक हो रहा है, ये 2 और 3 के साथ भी ब्रेक होगा, 4 और 5 में भी ब्रेक भी होगा, 3 और 4 में ब्रेक होगा। हर पॉइंट से ब्रेक होगा। उसके रेडिकल्स भी बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के फर्दर आगे फिर से चलती जाएंगी। तो ये आपको सिर्फ शो करने के लिए उन्होंने बताया कि ये जिस तरह, अगर आप यहाँ पे देखें 1 और 2 के मिड में ब्रेकेज होगी, तो फिर आगे ये रेडिकल और ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। अगर 2 और 3 के मिड में होगी, तो फिर इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो लेकिन होती हर पॉइंट पे और एक ही स्ट्रक्चर के अंदर ही हो रही होती है। जैसे वो आपकी आसानी के लिए उन्होंने इस तरह से आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम, ओके। चलो, अब यहाँ पे टॉपिक हमारा हो गया एंड। क्या लिखा हुआ बुक में, पॉइंट से लिखा हुआ है, सिमिलरली फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्कोहल्स, अ पीक विद वन लेस देन द molecular पीक M-1 appears by the loss of hydrogen from the OH group. By the loss of OH group, M17 peak is obtained. 17 नहीं होगा, ये 71 होगा बुक में, आई थिंक ये पॉइंट रॉन्ग है। हाँ देखो, हमें M-1 कहाँ पे मिल रहा है बुक पे, देखो जरा 71 पे मिल रहा है हमें। तो this OH group can be cation OH positive giving rise to a peak M17 as well, 17 नहीं 71 है। तो वही कह रहे हैं कि समटाइम्स हमारे पास यहाँ पे सब एक एन पेंटेन है, ठीक है, इस तरह आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनते जा रहे हैं, तो वहां पे कोई OH भी बीच में आ जाए, एक साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए। और वो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कहीं पे भी मतलब वो कह रहे हैं अ पीक विद लेस विद वन लेस देन द मॉलिक्यूलर पीक M-1 appears by the loss of hydrogen फ्रॉम द OH ग्रुप। अब यहाँ पे जो M-1 है, इसमें वो एक्चुअली बता रहे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो ब्रेक हो रहा है, और हाइड्रोजन का जो लॉस है वो फंक्शनल ग्रुप से लॉस हो रहा है, यानी फंक्शनल ग्रुप OH का जो H है वो लॉस हो रहा है यहाँ पे। तब हमें M-1 शो हो रही है, और इसकी एक एक हाइड्रोजन के लॉस होने की वजह से जो हमें पीक है ना, वो M-1 यानी कि वन लेस देन द मॉलिक्यूलर पीक, हमें वो 71 पे शो हो रही है। बुक में 17 लिखा हुआ है, लेकिन 71 पे शो हो रही है। दिस OH group can be a cation OH positive giving rise to a peak at। तो इससे ना हमें जो पीक मिल रही है वो 71 पे मिलेगी, 71 पे भी हमें एक पीक मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक है, क्योंकि टाइम भी हमारा एंड होने वाला है। अब कल के लेक्चर में चलो हम स्टार्ट करेंगे 17.5, और साथ 17.6 को भी कर लेंगे। 17.5 तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला के अलावा, ठीक है। इसको हम लोग स्टडी करेंगे फिर, ठीक है भजिया। यस मैम, ओके। जाना लेक्चर का टाइम तो एंड हो गया।